चलिए लिखिएगा, निजीकरण, निजीकरण निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन करता है, निजीकरण निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन करता है, जिसके फलस्वरूप लोक प्रशासन की भूमिका सीमित हो रही है, जिसके फलस्वरूप लोक प्रशासन की भूमिका सीमित हो रही है। अब एक शब्द और होता है, अगला बिंदु पहले समझते हैं। अब वैश्वीकरण को यहाँ पे लिखना नहीं, सिर्फ मैंने वो आपको पॉइंट नोट करवाया था। जो लास्ट में वैश्वीकरण लिखा था, वैश्वीकरण कैसा था? उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का ही विस्तृत रूप होता है, आपको वैश्वीकरण के रूप में दिखाई देता है। मतलब उदार प्रवृत्ति करते तो सभी देश आपके देश में आ जाएंगे, तो आप विश्व के साथ जुड़ गए हैं। तो वैश्वीकरण कब संभव होता है? जब उदारीकरण आता है। तो एक दूसरे के लिए हेल्पिंग की तरह कार्य करते या एक दूसरे का सहायता की तरह कार्य करता। उदारीकरण आएगा तभी आपका वैश्वीकरण आएगा। बिना उदारीकरण के वैश्वीकरण संभव ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब एक शब्द हम यहाँ पे समझेंगे, डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग एक अच्छा वर्ड है, डाउन साइजिंग। अभी तो पढ़ने में तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसके नीचे एक शब्द लिखूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे। मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो एक सेंटेंस बोला था, आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। कहा था ऐसा, मतलब कम से कम तो क्या होना चाहिए? कम से कम सरकार और अधिक से अधिक क्या होना चाहिए? प्रशासन। यहाँ पे प्रशासक नहीं लिखा मैंने, प्रशासन लिखा है। और ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किस रूप में? ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं आप स्थायी कार्यपालिका। अगर स्थायी कार्यपालिका, यही तो आपके क्या है? लोक प्रशासक। लोक प्रशासक जब सरकार खुद ये चाह रही है कि कम से कम क्या हो? लोक प्रशासक, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो? प्रशासन। तो ऐसे भी लोक प्रशासन की भूमिका क्या होगी? कम होती जाएगी, सीमित होता जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? डाउन साइजिंग की, सरकार की डाउन साइजिंग नीति के कारण। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर समझ में आ गया तो लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछिएगा। डाउन साइजिंग, कम से कम सरकार होना चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, प्रशासन होता है आपका क्या? गवर्नेंस, और ये आपका गवर्नमेंट। तो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति के तहत अगर देखा जाए तो सरकार खुद ये चाह रही है कि लोक प्रशासन की भूमिका कम होती जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा नहीं है, सेंटेंस के आधार पर ऐसा लगता है कि क्या सरकार कहीं ऐसा नहीं करना चाह रही है कि लोक प्रशासन की भूमिका सीमित होती जाए। जैसे कि आप देखते होंगे यूपीएससी में, अगर 4-5 साल पहले देखा जाए 1000 से कम पोस्टें होती नहीं थी। यूपीएससी में 1000 से कम पद होते ही नहीं थे, और अब कितने आते हैं? 761। बाकी कहाँ गए? ये बाकी कहाँ गए? ये लेटरल एंट्री हो रही है। ठीक है, लेटरल एंट्री मतलब पीछे के गेट से बुलाया जा रहा है। आगे वाले गेट से भीड़ ज्यादा हो रही थी, और पीछे वाला गेट भी खोल दिया गया है। तो पीछे वाले गेट से आ रही है, जो गैप की पूर्ति कौन कर रहे हैं? लेटरल एंट्री, पार्श्विक नियुक्ति या फिर पार्श्विक प्रवेश। तो जो कि कौन लोग आते हैं? जो आईआईटीएंस होते हैं। लेकिन अच्छा है, क्योंकि एक मतलब आईआईटीएंस अगर ऐसे क्षेत्र में आएंगे, तकनीकी का आज वर्तमान में कैसा युग है, तकनीकी क्रांति चल रही है, तो उनकी तो आवश्यकता है ही सही, तो आवश्यक भी है। लेकिन इससे ऐसा नहीं लगता है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करना चाह रही है। तो आप लिख लीजिएगा इसका एक पॉइंट में बोलता हूं कि सरकार की डाउन साइजिंग नीति के तहत, सरकार की डाउन साइजिंग नीति के तहत सरकार की डाउन साइजिंग नीति के तहत लोक प्रशासकों की भूमिका को कम किया जा रहा है। लोक प्रशासकों की भूमिका को कम किया जा रहा है, जिसे हम वर्तमान सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस
अवधारणा के आधार पर समझ सकते हैं, जिसे वर्तमान सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस अवधारणा के तहत समझ सकते हैं, अवधारणा के रूप में समझ सकते हैं। सर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये तो बोर्ड पे लिखा है, हिंदी में लिख लीजिए, कम से कम सरकार हो, अधिक से अधिक प्रशासन हो। लेकिन जो सेंटेंस मोदी ने बोला है तो वही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल मोदी जो बोलते हैं ना वो प्रश्न जल्दी प्रिंट होता है, पता नहीं ऐसा क्या। चलिए अगला बिंदु लिखिएगा, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पर वस्तुओं की कीमत निर्धारित करता है बाजार, ठीक है। जहां पर या तो समाजवादी हो, लेकिन जहां पर कल्याणकारी सरकार हो, लोक कल्याणकारी सरकार हो, वहां पर वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कौन करता है? सरकार करती है। देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर सरकार कैसी हो? सरकार जन कल्याणकारी हो। सरकार यदि जन कल्याणकारी होगा तो वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करेगी? आपको सरकार। अगर सरकार जन कल्याणकारी के रूप में है तो वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करेगी? सरकार। यदि सरकार, या तो हम कहेंगे समाजवादी भी कह सकते हैं, समाजवादी या पूंजीवादी। ध्यान रखिएगा, समाजवादी में जन कल्याणकारी भूमिका भी दिखाई देती है, लेकिन एक मिनट के लिए समझिएगा, अगर सरकार पूंजीवादी है तो वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है वस्तु कीमत? बाजार करता है। ये बाजार कैसे करता है? आप समझ रहे हो कि बाजार कैसे करता है? बाजार तो बोलता ही मुंह नहीं होता है, कान नहीं होते, कुछ नहीं होता है, फिर भी ये कैसे कीमत का निर्धारण कर देता है। देखिएगा कैसे। जन कल्याणकारी। हाँ जी सर, डिमांडिंग के आधार पर निर्धारण करता है ना बाजार। वही डिमांड एंड सप्लाई, D&S। अगर किसी वस्तु की, पहले यहां समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि लोक प्रशासक की भूमिका कैसे कम कर रहा है बाजार, ठीक है। क्योंकि हम पॉइंट लिखेंगे कि डिमांड एवं सप्लाई वाली नीति या फिर डिमांड एवं सप्लाई वाला जो नियम होता है वह नियम लोक प्रशासक की भूमिका को सीमित करने का प्रयास करता है। तो पहले समझ लेते हैं कि फिर ये जन कल्याणकारी अगर सरकार होगी तो कैसे बढ़ती है इसकी भूमिका, क्योंकि अब सरकार को हर वस्तु के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त करेंगे। कि आप देखिएगा, गेहूं का निर्धारण आप कीजिएगा, चने की कीमत आप बताइएगा, सभी वस्तु के लिए अलग अलग बता देंगे कि आप ये काम कीजिएगा, तो प्रशासक की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो जन कल्याणकारी अगर सरकार है तो वस्तु की कीमत का निर्धारण करने के लिए प्रशासक की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए लोक प्रशासन की भूमिका क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? कीमत निर्धारण कौन कर रहा है? बाजार। कैसे? मैंने कहा कि लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं, उपलब्धि या आपूर्ति वस्तु की कम हो रही है। खरीदने वाले ज्यादा हैं, आपूर्ति ज्यादा नहीं हो रही है, तो कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बाजार ने निर्धारित कर दिया, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड अधिक, सप्लाई कम, तो कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। और यही अगर अपोजिट हो जाएगा, डिमांड आपकी कम हो गई है, सप्लाई बढ़ रही है, फेंकना पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये डिमांड एवं सप्लाई के आधार पर ये बाजार वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है। तो फिर क्या प्रशासक की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे नहीं पड़ रही है। तो क्या उसको लिख सकते हैं हम लोग, आप ऐसा ही लिखना है आपको, ठीक है। इसका टेक्स्ट प्रूफ नहीं लिखवाऊंगा मैं। सरकार जन कल्याणकारी होगी, वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगी। तो यहाँ पे क्या होगी? भूमिका क्या हो रही? बढ़ रही है। इसकी भूमिका हम बढ़ रहे हैं, भूमिका बढ़ रही है। अगर ये स्वरूप होगा तो भूमिका क्या हो रही है? कम हो रही है भूमिका। बना लीजिए इसे। अब एक निष्कर्ष लिखेंगे हम इसके बाद, ठीक है। निष्कर्ष में कैसे लिखेंगे? क्या वाकई में लोक प्रशासन की भूमिका कम हो रही है क्या? फिर हम कहेंगे ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर सीमाएं पूछा जा रहा है, लिमिटेशंस पूछी जा रही है, उसकी भूमिका कम होती जा रही है, वो पूछा जा रहा है, तो पॉइंट तो लिखेंगे, लेकिन हम पॉजिटिव सेंस में इसका निष्कर्ष के रूप में इसको समाप्त करेंगे। बना लिया बोर्ड में जो लिखा हुआ है सब?
संध्या आप बता दीजिए, आपने अगर लिख लिया तो फिर सभी ने लिख लिया होगा। आप सर कल का भेज दीजिए जी? पीडीएफ में सर, कल का पीडीएफ में। हाँ, सब कल का सब मिल जाएगा। पहले ये नोट कर लिया आपने, ये पूछा आपसे सिर्फ। बस 1 मिनट। हो जाएगी। ठीक है, नीचे निष्कर्ष लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके सारे बिंदु जो लिखे उसके नीचे आप निष्कर्ष के तौर पर लिखिएगा। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि, निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि, निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित हो रहा है, लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित हो रहा है। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित हो रहा है, लेकिन शासन संचालन नीति निर्माण, लेकिन शासन संचालन नीति निर्माण शासन संचालन नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन क्रियान्वयन के बाद लिखिए कोमा लगाकर, महिलाओं संबंधी मुद्दे, महिलाओं संबंधी मुद्दे, कोमा जन कल्याणकारी मुद्दे, पूरा एक बार बोल रहे हैं, किसी का छुटा हो तो बता दीजिएगा। निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित हो रहा है, लेकिन शासन संचालन, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन, महिलाओं संबंधी मुद्दे, जन कल्याणकारी मुद्दे, कोमा पर्यावरण, कोमा आतंकवाद, कोमा नक्सलवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि विषयों के संदर्भ में लोक प्रशासन की भूमिका प्रासंगिक बनी हुई है। आदि विषयों के संदर्भ में लोक प्रशासन की भूमिका प्रासंगिक बनी हुई है, क्योंकि कई क्षेत्र बचे हुए हैं अभी, वहां पे प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। अब एक क्वेश्चन लिखेगा मेंस का, मेंस का क्वेश्चन लिखे। कल जो क्वेश्चन दिया था वो लिखा या नहीं लिखा आप लोगों ने? कुछ ने तो लिखा, जो मुझे सेंड भी किया, नहीं लिखा तो वो फिर आपकी स्वेच्छा। क्वेश्चन लिखेगा मेंस का, देखिए, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन की वर्तमान में, लोक प्रशासन की वर्तमान में, लोक प्रशासन की वर्तमान में प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए, प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब छोटा सा एक टॉपिक बचा, उसको कवर करेंगे। अब हमारा एक बिंदु तो कवर हुआ है, जैसे कि पहले बिंदु में दूसरा टॉपिक आप देखेंगे कि विकासशील समाज में क्या आखिर लोक प्रशासन की भूमिका है। विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, इसके लिए हम, जो विकासशील देश होता है, अब फिर से आपका इकोनॉमी की बात आ जाएगी, विकासशील देश किसे कहा जाता है? विकासशील देश या समाज। तो विकासशील देश किसे कहेंगे, तो सब देखेंगे हम। एक चार्ट बनाते हैं पहले, और बिंदु तो क्या हमारा मूल बिंदु,
विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। अगर चाहे तो सिर्फ भूमिका पढ़ के टॉपिक को खत्म किया जा सकता है, लेकिन भूमिका कब समझेंगे, जब हमें उसकी विशेषता पता होगी। किसकी? विकासशील समाज की। विशेषता पता होने के साथ क्या समस्या आ रही है विकासशील समाज में, वो पता होना चाहिए। दूसरा, जब समस्या आ रही है तो उसका उपाय क्या किया जाना चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद हमें भूमिका पता चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीएससी ने सिर्फ भूमिका दे दिया तो भूमिका पढ़ के चले गए और पता चला आ गया क्वेश्चन के विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो चुनौतियां भी तो देखना पड़ेगी। ठीक है, तो अब एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो विकासशील समाज की विशेषता क्या है। विशेषता, विशेषताओं के बाद क्या चुनौतियां या समस्याएं, समस्याएं, और समस्याओं के उपरांत इस समस्याओं का उपाय क्या है, और उपाय के उपरांत देखेंगे कि आखिर इसकी भूमिका, इसकी भूमिका, लोक प्रशासन की भूमिका। लोक प्रशासन की भूमिका। अब आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? पहले एक चीज यहाँ पे बता ही देते हैं आपको, विकासशील देश आखिर ये इकोनॉमी में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं हम लोग, ये मान के चलते आप लोगों को पता है लेकिन हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, विकासशील देश, विकसित देश और अल्प विकसित देश, 3 टाइप की वैरायटी होती है। ठीक है, अलग अलग वैरायटी, जो पसंद आए वो ले जाइए। तो एक होता है विकसित देश। तो विकसित देश किसे कहेंगे? विकसित देश का मतलब जहां पर जो आपका निर्माण वाली चीज होती है, जैसे 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अगर किसी देश का सेकेंडरी सेक्टर किससे संबंधित होता है? उत्पादन से संबंधित। अगर लगातार बढ़ रहा है सेकेंडरी सेक्टर, लगातार बढ़ रहा है, और साथ में कुछ मायनों में टर्शियरी सेक्टर भी बढ़ रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर क्या हो रहा है? दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मतलब कृषि क्षेत्र कम होता जा रहा है, और सेवा क्षेत्र तो बढ़ रहा है, लेकिन सबसे तेज गति से कौन सा? उद्योग क्षेत्र बढ़ रहा है। तो उसे कहा जाता है विकसित, विकसित, विकसित देश या विकसित समाज। क्या कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चलिए, अगर प्राथमिक क्षेत्र दिन ब दिन कम होता जा रहा है, द्वितीय क्षेत्र लगातार तेज गति से बढ़ता जा रहा है, तृतीय क्षेत्र भी बढ़ रहा है लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं जितनी रफ्तार से उद्योग क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसे कहा जाता है विकसित देश। क्लियर हुआ? बस मैं बताऊंगा, लिखने का मौका नहीं मिलेगा, बस समझ जाइएगा। ठीक है, देखिएगा अगला, अगर प्राइमरी सेक्टर तो कम होता ही जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर तो बढ़ रहा है लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा है, और टर्शियरी सेक्टर बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, बताइए कौन सा देश आएगा यहाँ पर? सेवा क्षेत्र भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, कुछ मात्रा में उद्योग क्षेत्र बढ़ रहा है, और कृषि क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र, वो दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था के रहेगी? भारत। भारत विकासशील। अब समझ पा रहे होंगे कि विकसित और विकासशील, अगर क्वेश्चन यहाँ गया एमपीएससी तो बना सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कि विकसित, विकासशील तथा अल्प विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं क्या है? किसे कहा जाएगा विकसित देश, किसे कहा जाएगा अल्प विकसित देश, और किसे कहा जाएगा विकासशील देश? तो 1-2 बिंदु तो हो गए। अब तीसरा बिंदु अल्प विकसित के लिए, प्राइमरी सेक्टर बढ़ता है उसमें, बाकी सेकेंडरी सेक्टर भी गिरता है, और टर्शियरी सेक्टर भी क्या होता है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? अल्प विकसित। अल्प विकसित। ध्यान रखिएगा तीनों बिंदु। ठीक है, इकोनॉमी का पोर्शन है, समझ जाइएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाकी इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अपन आते हैं सीधा, हाँ, विकासशील देशों की या लोक प्रशासन, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की विशेषता। लिखिएगा, हेडिंग कैसे बनाएंगे? विकासशील समाज में लोक प्रशासन की विशेषता। विकासशील समाज में लोक प्रशासन की विशेषता। अब पहला बिंदु लिखिएगा, पहला बिंदु लिखिएगा, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, समझ पा रहे होंगे शब्दों को? अस्थिरता मतलब जैसे कि अभी तो 10 सालों से देख रहे हैं हम लोग, सरकार गिरती नहीं है, अच्छे से बनी जाती है, लेकिन राज्यों में देखें तो 5 साल चल ही नहीं पा रही है।
देख लीजिएगा मध्य प्रदेश में। तो राजनीति की स्थिरता नहीं है, केंद्र में कभी बनती है लेकिन पहले ही बात की जाए तो 3-4 साल में गिर जाती थी सरकार, 2 साल में, 15 दिन में, 14 दिन में ऐसे सरकार गिर जाती थी। तो भारत में देखने को मिलता है। या फिर अब ध्यान रखिएगा एक पॉइंट और, ये विकासशील देश लिखा हुआ सिलेबस में कहीं पे भी भारत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब हर विश्व विकासशील देश की बात की जाएगी जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, केवल भारत की नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कोई बिंदु ऐसा बोलूंगा जो भारत के संदर्भ में आपको लगा कि तो गलत है, विशेषता तो नहीं होना चाहिए, अन्य देश के बारे में सोच लीजिएगा। ठीक है, जो विकासशील देश है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि विकासशील सिर्फ भारत को अपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि भारत को ही मान के हमें बिंदु लिखना है। पूरे विकासशील देश जो जो भी यहाँ पे हमें विशेषता दिखाई देती है उस सभी को कोट करेंगे। तो पहला बिंदु राजनीतिक अस्थिरता का होना। दूसरा बिंदु लिखिएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता कैसे लिखेंगे? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता सही लिखा है कि नहीं लिखा है? गलत है सर। हाँ गलत लिखा है। अस्पृश्यता, अब कहाँ लगाएंगे सर पा के नीचे जो पा अस्पृश्यता? है ना उसके हाँ वो, हाँ अब आया सही। सही आ गया, चलिए लिख लीजिए जी। अस्पृश्यता, हाँ अस्पृश्यता बोलते हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का व्याप्त होना, मतलब अस्पृश्यता का मौजूद होना। तीसरा लिखिएगा भ्रष्टाचार का होना। भ्रष्टाचार, बताइए अभी रैंकिंग जारी हुई है भ्रष्टाचार की, कौन निकालता है भ्रष्टाचार की सूचकांक? अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका जर्मनी के बर्लिन में उसका मुख्यालय है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी हालिया में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत का रैंकिंग क्या आया, 100 अंक में से 40 अंक मिला है, 85 40 40 अंक मिला और रैंकिंग मिली है 86। 85 पे सर। नहीं 85 पहले थी, हाँ सॉरी 85 मिली, 86 पहले। 85 पे सर, 180 में। मुझे जहां तक लग रहा है या तो 86 है, पिछली बार 85 थी, तो एक रैंकिंग गिर गई है भारत की। नहीं सर अभी रिपोर्ट आई है उसमें 180 डेज में अच्छा ये है कंट्री, उसमें से अब ऐसा 85 पे। 2019, 2020 और 2021 तीनों की देखें, यहाँ पे था 80 नंबर पर, यहाँ पर था आपका 86, मतलब हालत बिगड़ी फिर हालत सुधर गई है एक क्रम की। ये रैंकिंग रही है अभी भारत की लास्ट 3 ईयर से देखा जाए तो भ्रष्टाचार में। ये तो ऐसे तो यही तो ऐसी जगह तो कोट करना होता है कि विकासशील देश में जहां भारत में देखा जा रहा है कि हालिया रिपोर्ट के आधार पर देखा गया कि भारत की रैंकिंग कितनी है, 85। तो लिखिएगा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का नंबर पर कौन है सर? हाँ जी, फर्स्ट नंबर पर क्या फर्स्ट नंबर? अच्छा सबसे ऊपर वाला देश को 3 देश है शायद, न्यूजीलैंड है आपका और एक स्वीडन होगा और एक नॉर्वे। इन तीनों देश जहां तक मुझे लगता है, न्यूजीलैंड तो कंफर्म है। 3 देश एक ही स्थान पर, फर्स्ट पोजीशन पे 3 देश रहे हैं। चलिए लिखिएगा, चौथा बिंदु लिखिएगा समाज का शोषणकारी चरित्र होना। समाज का शोषणकारी चरित्र होना, आज भी गांव में देखते हैं आप लोग, तो जो एसटी वर्ग के लोग होते हैं तो उनको एक ही नल से पानी भरने नहीं दिया जाता। इसका मतलब शोषणकारी समाज चरित्र आज भी मौजूद दिखाई देता है विकासशील देशों में। तो लिखिएगा समाज का शोषणकारी चरित्र होना, समाज का शोषणकारी चरित्र होना। नेक्स्ट लिखिएगा आय असमानता भी मौजूद रहती है काफी, मतलब आय की असमानता का गैप जो होता है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, आय असमानता का अंतराल अधिक होना, आय असमानता का अंतराल अधिक होना। आय असमानता का अंतराल अधिक होना। नेक्स्ट लिखिएगा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होना। सामाजिक रूप से पिछड़ापन है और आर्थिक रूप से भी पिछड़ापन। जैसे सामाजिक रूप से पिछड़ापन कैसे, जाति व्यवस्था, आज भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो जाती, हो पाती है। ठीक है, और दलितों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, कई चीजें सुधार हो चुका है इसमें वैसे, लेकिन पता नहीं ये कब सुधरेगा। मतलब भारत नहीं कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे। ठीक है, भारत तो कई मायनों में सुधर गया है। नेक्स्ट लिखिएगा
सर ये पॉइंट क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से? सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, और एक और लिखिएगा बाकी, सामाजिक सेवाओं का लचीलापन, सामाजिक सेवाओं का लचीलापन, ये प्रमुख विशेषता हो जाएगी। ठीक है, अब आज हम क्लास को विशेषताओं तक रोकेंगे, समस्या, उसके उपाय और भूमिका, और साथ में कल की क्लास में हम विकसित देश के लिए लोक प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम विशेषता, ये पॉइंट आप एक बार रीड करके आइएगा, कल इनको एक बार फिर से समझेंगे हम विशेषता के बिंदुओं को, फिर समस्या, उपाय, भूमिका को देखेंगे, और कल की क्लास में हम विकसित देश के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हमारा यूनिट नंबर 5 का जो पहला बिंदु है वो लगभग कवर कर लेंगे हम कल के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सर आपने जो क्वेश्चन दिया, लोक प्रशासन की वर्तमान में प्रासंगिकता का चर्चा किस तरह, इसको किस तरह लिखेंगे? इसमें आपको सीमाएं बताना पड़ेगा पहले। सीमा? हाँ, जी। सीमाएं बताना पड़ेगा, इसमें आपको सीमा भी बताना है, और सीमा बताने के बाद जो मैंने वैसे आप पूरा आंसर ही लिखवा दिया मैंने, ठीक है, वही उसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है, लेकिन नीचे जो निष्कर्ष दिया गया है उस निष्कर्ष वाले बिंदुओं को ऊपर लेकर आना है आपको, कुछ बिंदुओं को, उन बिंदुओं का विस्तार देना है। ओके सर। ठीक है, मैं लिखकर आपको सेंड करूंगा, आप लोग प्रयास कीजिएगा, मैं भी लिखकर आपको सेंड कर दूंगा इसका आंसर, जो कल दिया गया था उसका आंसर भी लिख दिया मैंने, आप सेंड कर दूंगा मैं उसका। ठीक है, ओके सर, ओके सर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, वेलकम। Thank you, sir. थैंक यू सर।